नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख पा रहे हैं। हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी का आज युग है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही आज कृषि क्षेत्र में बहुत से बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हर क्षेत्र में किसी भी मुश्किल काम को कम समय में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी ने कृषि क्षेत्र में कैसे बड़े बड़े बदलाव किए हैं, कैसे किसानों के जीवन में बदलाव किए हैं, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसान भाइयों के जीवन में कितना विकास हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और कृषि क्षेत्र में कैसे कैसे उपकरण और कैसे कैसे यंत्र हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। विचार विमर्श में इसके साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो हमारी फसल है उसका भंडारण कैसे किया जाए। तो आज का जो हमारा विचार विमर्श में विषय रहने वाला है वो रहेगा कृषि यंत्र और भंडारण। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उन सभी का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। आज हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू जी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। आप अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य संभाग विभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर VN काले जी मौजूद हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। आप हैं अतिरिक्त आयुक्त कृषि मशीनरी से। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से तमाम जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़े हुए एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। खेती किसानी भी अब दूसरे कामों की तरह हाई टेक हो गई है। खेती किसानी से जुड़े हर एक काम के लिए ऐसी ऐसी मशीनें और तकनीकें बाजार में उपलब्ध हैं जिनके इस्तेमाल से खेती का काम काफी कम समय में और कम मेहनत में हो जाता है। फसल कटाई की बात करें तो फसल काटने के लिए उन्नत कृषि यंत्रों में हंसिया, स्वचालित रीपर और रीपर कम बाइंडर प्रमुख हैं। लेकिन फसल कटाई करने से पहले और बाद में इन मशीनों की देखरेख करना काफी जरूरी होता है। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले ये देखें कि उसके कल पुर्जों के सभी जोड़ ठीक से कसे हुए हैं या नहीं। आपस में रगड़ कर चलने वाले सभी पुर्जों को तय मात्रा में तेल या ग्रीस दिया जाना चाहिए। मशीनों में लगने वाले पट्टे, बेल्ट, कमानी आदि की हर रोज जांच करनी चाहिए और अगर जरूरी हो तो पुर्जों को बदल देना चाहिए। कटर बार अगर घिस या मुड़ गया हो तो उसे ठीक कर देना चाहिए। रबर बेल्ट की मजबूती को चेक कर लें, अगर जरूरत लगे तो उसे बदल दें। इंजन में ईंधन और मोबिल की जरूरी मात्रा हमेशा बनाकर रखें। बहुत कम समय पर काम नहीं पड़ने पर इसे छायादार जगह पर ढक कर रखें। इन सब बातों का ध्यान रखने पर आप कटाई अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जितनी जरूरी कटाई है उतना ही जरूरी है उपज का भंडारण। विशेषज्ञों का कहना है कि भंडारण की सही जानकारी न होने के कारण 10 से 15% अनाज खराब हो जाता है। भंडारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें और भंडारण वैज्ञानिक विधि से करें जिससे नुकसान की आशंका कम हो जाए। अक्सर अनाज खराब होने की वजह नमी, दीमक, घुन या फिर बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए भंडारण करने से पहले गोदाम की सफाई कर लें और अगर वहां दीमक हैं या पुराने अवशेष हैं तो उन्हें बाहर निकालकर नष्ट करें। दीवारों या फर्श पर दरार दिखाई दे तो उसे भी सीमेंट आदि से बंद कर दें। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित दवा का घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव कर लें। गोदाम ऐसा हो जो हवादार तो हो लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसमें हवा का संचार बंद भी किया जा सके। इसके अलावा अनाज को भंडारित करने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जिन बोरियों में अनाज भरना है उन्हें 20 से 25 मिनट तक खौलते पानी में डाल दें। उसके बाद अच्छी तरह धूप में सुखा लें। अच्छे से सूख जाने के बाद ही उनमें अनाज भरें। बोरियों को गोदाम के फर्श पर न रखें बल्कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे मंच पर रखें। ये मंच दीवार से भी 75 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगर बादल छा रहे हैं, बारिश हो रही हो या फिर वातावरण में नमी का एहसास हो रहा हो तो अनाज का भंडारण नहीं करना चाहिए। भंडारण करने के बाद गोदाम में पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते बंद कर दें।
इस रिपोर्ट के जरिए आपने जानने की कोशिश की और हमने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से कृषि यंत्रों का उपयोग कृषि खेती के क्षेत्र में किया जाता है और भंडारण कितना महत्व रखता है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर प्रमोद साहू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कृषि यंत्रों का किसानी खेती के क्षेत्र में कितना महत्व है। धन्यवाद पुलकित जी, आपने बहुत ही एक अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। कृषि यंत्र की जो महत्व है उसको व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है। बिना कृषि यंत्र से आजकल कृषि कार्य करना असंभव सा है। एक चीज़ तो आपने नोटिस किया होगा, जो कोविड के समय में दो ही सेक्टर जो है आगे चल रहे थे, एक फार्मा और एक फार्म। और जो फार्म सेक्टर है, जो कृषि के संबंधित है, कृषि में जुड़ी हुई है, उसमें अगर कोई कार्य हो पाया है बिना लेबर से, बिना लोगों के आने जाने से, वो है कृषि उपकरण, कृषि यंत्र। सभी गाड़ियों और कहीं मूवमेंट के लिए सब बंद कर दिया गया था, पर कृषि यंत्र को किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में जाना, किसी जिला से दूसरे जिले में जाना, कहीं पाबंदी नहीं थी जी। और उसी के वजह से इतना बड़ा महामारी होते हुए भी हम खाद्यान्न में हमको कोई कमी नहीं हुई। इतने बड़े जनसंख्या को हमने मुफ्त में भी खाद्यान्न दिया गया और खाद्य सुरक्षा का जो सीमा है हम उसको कंप्लीट कर पाए और साथ में भंडारण भी अच्छे खासे हमारे पास है, जो आगे भी हमारे पास काम आएगा। तो कृषि यंत्र की जो महत्व है उसको ज़्यादा और क्या बताया जाए। हम तो यही समझते हैं, बिना कृषि यंत्र से आजकल कृषि कार्य करना असंभव सा है। डॉक्टर वीएन काले जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर ने बताया कि कृषि यंत्र के बिना आज खेती करना असंभव है और इसके जो फायदे हैं वो हमने देखे हैं बीते दिनों में। जैसे सर ने यहाँ पर जिक्र भी किया, कोविड के काल में हमने देखा कितना बेहतर प्रबंधन हमारी सरकार द्वारा और हमारे किसान भाइयों द्वारा किया गया। जो उपज थी उसका इस्तेमाल पूरे भारत में लोगों तक पहुँच पाया। इसमें मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कृषि यंत्र उपयोग कहाँ से शुरू हुए और आज किसानों को कितने तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं और क्या योजनाएं हैं जिसके जरिए उनको सब्सिडी मिल पा रही है, उन सब्सिडी का रेट क्या है और कैसे कोई कृषि यंत्र अगर खरीदना चाहे तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली आप देखेंगे जब हमारे एफएओ के अगर हम आंकड़ेदारी देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी दुनिया की जो आबादी है वो 2050 में लगभग हम लोग 1000 करोड़ हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि हमारे जो दूसरे एफएओ के जो और आंकड़े हैं, जो कि 2022 के जो कोरोना के पीरियड में आप देखे होंगे, तो लगभग जो है हमारे देश पूरे विश्व में जो है 80 करोड़ लोग आज भी भूखमरी के शिकार है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिन ब दिन जो है हमारी जो रिसोर्सेस है वो कम होते जाएंगे। तो उस कम रिसोर्सेस में हमको ज़्यादा पैदावार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो इक्विपमेंट्स अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं या पुराने तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो उस खेती से काम नहीं चलेगा, हमको और एडवांस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी दिशा में जो है हमारी आईसीआर इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनोवेशंस कर रही है। हमारी इंडस्ट्री बहुत इनोवेशंस कर रही है कि किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी हम देश में ला सके। तो इसके लिए आपको उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो हमारी कृषि मंत्रालय ने इसको, हमारे जो भारत सरकार द्वारा इसको एक बहुत बड़ी मतलब पहल की है और आज हम लोग महिलाओं को भी ड्रोन दे रहे हैं और हम आम जो किसान हैं उनके लिए भी ड्रोन दिए जा रहे हैं। तो इससे आप देखेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो इसमें आप देखेंगे कि 4 मिनट में ही आपका पूरा 1 एकड़ तक आप खेती का मतलब उसको स्प्रेइंग कर सकते हैं, जबकि आप वही अगर आदमी से किया जाएगा तो लगभग 1 दिन लगता है 1 एकड़ के लिए। समय के टाइम कम होगा, लागत की कम आएंगी, पानी की बचत होंगी, तो इससे बहुत सारे फायदे होगा। उसके साथ साथ में जो शरीर के ऊपर जो मतलब बाधाएं आएंगी मतलब इस स्प्रेइंग से, तो वो भी कम हो जाएंगी। तो इस दिशा में भारत सरकार बहुत कार्य कर रही है और आप देखेंगे कि हमने 2014-15 से ही भारत सरकार ने जो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम की स्कीम जो है इसको लागू की है और आप देखेंगे कि हमने लगभग जो है 18 लाख से ज़्यादा जो है मशीनी जो है हमने इस पीरियड में सभी किसान भाई को वितरित की गई। लगभग 1 लाख जो है हमने कस्टम हायरिंग सेंटर जो है पूरे देश में इसको
स्थापित की गई। तो जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम, मतलब एक कंपोनेंट हमारे स्कीम का है, जिसके द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लघु और सीमांत जो किसान है सबसे ज़्यादा है, 85% है, तो उनकी पहुँच जो है बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी है या बड़ी मशीनें, इनका वो या कॉस्टली मशीन को आप उनकी रीच से बाहर है। तो इसीलिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि वो किराए पे ले ले और किराए से वो मशीनें जो है खेती में लाए। तो इसके लिए हमने भारत सरकार ने लगभग जो है 40% हम लोग कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए देते हैं, और उसमें देखेंगे कि 60 लाख तक के प्रोजेक्ट को हम देते हैं। लगभग अगर हमको हाईटेक और इक्विपमेंट करना है और बड़े रीच में आपको जाना है, बड़े एरिया को कवर करना है, तो हम लोग 2.5 लाख के प्रोजेक्ट पे उसमें भी 40% तक हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं। तो आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और सभी को हम लोग, हमारे जो सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो स्कीम है हमारी, उसमें हम लोग उसको इंक्लूड करके किसानों तक किस तरह से पहुंचा जाए, इस तरह से हम लोग इसको प्रावधान करते हैं। और साथ साथ में जो प्रशिक्षण है, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो आने वाले समय हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय में। लेकिन भारत सरकार जो है बहुत ही यकीन है कि ये किस तरह से प्रचार हो कृषि यांत्रिका और लोगों तक पहुँचे, किसान आम आदमी को किस तरह से इसका फ़ायदा पहुँचे, इस तरह से हम लोग इसको भारत सरकार बहुत बड़ी तरह से इसको स्टेप्स ले रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर कपिला जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर कपिला जी, यहाँ पर सर ने जिक्र किया ड्रोन के उपयोग की। इसमें कोई संशय नहीं है कि आज भारत की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन क्या जो महिला किसान हैं भारत की, वो ड्रोन का इस्तेमाल कर पा रही हैं या कर पाएंगी? और कृषि मंत्रालय द्वारा, कृषि विभाग द्वारा उन महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, उन यंत्रों का उपयोग करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? जी, बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। मशीनों के बाद में हम भंडारण की भी बात करेंगे, लेकिन बीच में आपने ड्रोन का जिक्र किया, और ड्रोन के साथ में महिलाओं का क्या इसमें तालमेल हो सकता है। तो मैं क्योंकि पूसा संस्थान से हूं, और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ पर एक ऐसा ड्रोन दीदी के नाम से एक जो है वो कार्यक्रम है, उसका आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के नाम पर ही ड्रोन जो है वो दिया गया। उन्हें एक्सपर्ट इसके लिए किया गया कि किस प्रकार से अपनी छोटी अगर जोत भी है तो किस प्रकार से उसमें रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर पे जैसे अगर अपन यूरिया की या फर्टिलाइजर्स की जहाँ पे बात करते हैं, तो उनका उसमें महिलाओं के नाम पर ही ड्रोन दिया जाता है। उनको महिला, उस प्रोग्राम का नाम ही ड्रोन दीदी है, उनको एक्सपर्ट किया जाता है। और चूंकि उनकी भागीदारी शुरू से ही रही है, लेकिन अब उनको फ्रंट पे आने की आवश्यकता है। तो ये तभी हो पाएगा जब शुरुआत में से ही हम उनको इसके कृषि के कामों में हमको इन्वॉल्व करें। तो ड्रोन बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। जैसा कि सर ने भी बताया, समय की बचत होती है, इसमें जो आपका रसायन है वो कम लगता है, बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट भी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस जो तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है, और बहुत ही आगे है हमारी सरकार, और महिलाएं भी बहुत जागरूक है, उनमें बहुत जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ड्रोन जो है, ड्रोन दीदी के प्रोग्राम के माध्यम से आप महिला जो ड्रोन ड्राइवर्स हैं उनको आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। हम उत्पादन की बात करें तो पहले के समय में और आपके समय में जो हम यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, क्या उन यंत्रों के उपयोग से उसकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क आता है, और उत्पादन कितना बढ़ जाता है यंत्रों के उपयोग करने से? मैं उसके बारे में तो चर्चा करूंगा, पर ड्रोन का भी चर्चा चल रहा था। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके बाद कुछ जो इंटरव्यू आए थे, उसमें कुछ महिलाओं को पूछा गया था, जो आप ड्रोन पायलट के नाम पर जानना चाहते हैं या ड्रोन दीदी के नाम पर जानना चाहते हैं? महिलाओं ने ये जवाब दिया था, ड्रोन दीदी हमको अच्छा लगता है, और गांव में उनकी जैसे कुछ आत्मसम्मान जो है, आत्मगौरव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कभी कभार लगता है जो कृषि यंत्र के साथ जो आत्मसम्मान जो है किसान का बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई किसान जो है बैल के पीछे जा कर के खेत जोतना उनको इतना अच्छा नहीं लगता, जो कि आपके ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके खेत जोतने में और कृषि यंत्र इस्तेमाल करने में जितना ये होता है। और रही दूसरी आपकी पैदावार बढ़ने का, जो ये है, पैदावार तो बहुत सारे चीज़ पर निर्भर करता है। हम जो कृषि यंत्र की इस्तेमाल करते हैं, कृषि यंत्र की इस्तेमाल जो है, एक तो समय की जो बचत होती है और उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और पैदावार अगर आप समय पर बुवाई करेंगे, समय पर आपकी निराई गुड़ाई करेंगे, तो पैदावार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और रही आपकी जो कृषि यंत्र स्प्रेयर वगैरह में कीटनाशक वगैरह उसमें छिड़काव करने से अगर समय पद पर ये काम होता है तो आपकी पैदावार में काफ़ी अंतर पड़ता है। और रही गुणवत्ता के, अगर
आप समय पर जैसे खरपतवार निकाल दिए, आपने छिड़काव करके उसमें बढ़ा दिए, यील्ड बढ़ा दिए, तो गुणवत्ता में तो बढ़ोतरी होगी, पर इसका कोई अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप हम देखें इतना संभव नहीं है, उसका कोई ऐसे उदाहरण नहीं है। पर हाँ, आपकी कम समय में बहुत ज़्यादा अगर हम कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए कृषि यंत्र की अलग अलग कृषि यंत्र, जैसे हम शुरुआत से लेकर के जमीन तैयार करने से लेकर के कटाई तक बिल्कुल हर एक काम के लिए अलग अलग कृषि यंत्र हैं। बिल्कुल। और अभी काले साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कहे हैं, जो आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर, उसके जरिए भारत सरकार ने ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और जो कस्टम हायरिंग सेंटर, उसमें दो तरीके का हम कहते हैं, एक तो रेंटल मॉडल कहते हैं, एक लाइब्रेरी मॉडल कहते हैं। अगर किसी किसान के पास, अगर उनके पास रहता है ट्रैक्टर वगैरह, तो रखते हैं। यहाँ जो उत्तर भारत में जितने बहुत सारे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह रहता है, उनको जो रेंटल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधे लाइब्रेरी मॉडल की इस्तेमाल करके जा करके सिर्फ मशीन ले ले, अपना काम करके वापस कर दे, और जो भी पैसा चाहिए देना है वो दे दे। नहीं तो जो रेंटल मॉडल है उसके, अभी जैसे फ़ोन करके आप कोई भी टैक्सी बुला सकते हैं कहीं जाने के लिए, ऐसे रेंटल मॉडल में आप सिर्फ फ़ोन करने की बाकी है और आपके पास मशीन के साथ ट्रैक्टर भी आ जाएगी, ऑपरेटर भी आ जाएगी, वो अपना काम करके जो भी पैसा जो भी देना है वो दे देते हैं। एक आप देखते होंगे जब कटाई की सीजन आती है, आपकी कंबाइन जी शुरू होता है हरियाणा से, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वो घूम घाम के फिर हरियाणा में जा करके पहुंच जाता है। तो इस तरीके का मॉडल भी चल रहा है। और कृषि यंत्र के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हर कार्य के लिए अलग अलग कृषि यंत्र है, पर उसके लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। हाथी चढ़ने के लिए हाथी को पालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जरूरत पड़ने पर ये भी है, एक जो ओनरशिप में जो प्राइड होती है, खुद रखने में जो प्राइड होती है, वो कुछ हद तक संभव है। जो बड़े किसान हैं वो रख सकते हैं, छोटे किसान, मझले किसान जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए उसका सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र काले जी, यहाँ पर बहुत बेहतर बात यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद जी ने बताई कि जो किसान ओनरशिप में प्राइड फील करते हैं वो तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर बात की गई, सर ने जो बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर है, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कस्टम हायरिंग सेंटर का में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, क्या शुल्क लगता है? और कई बार किसानों को ये भी शिकायत रहती है कि जैसे कोई कंपाइन उन्होंने बुलाई गेहूं कटवाने के लिए, तो कई बार वो मनमानी वसूली करते हैं। तो इस तरीके से कैसे किसानों को बचाया जा सके, और कस्टम हायरिंग सेंटर में अगर कोई किसान आवेदन करना चाहता है या वहाँ से कोई उपकरण उपलब्ध कराना चाहता है, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रा बताइए। हाँ, एक्चुअली इसके लिए सिस्टम हमने एक बनाई है। आप देखेंगे कि इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से, अगर मतलब पूरी जो हमारी प्रक्रिया है, मतलब जो सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक पूरी सिस्टम बनाई है, जिससे कि ऑन बोर्डेड, मतलब कम्प्लीटली जो है ये डीबीटी पोर्टल है हमारा। और इसमें और राज्य सरकारों ने भी इसको डीबीटी पोर्टल्स बनाए हैं अपने अपने। तो इसमें क्या है कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, मतलब इसको आपको आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी किसानों को, भाई को, और वहीं से आवेदन करके उसको लॉटरी सिस्टम द्वारा, मतलब मान लीजिए कि हमारा जो टारगेट है, अगर मान लीजिए 100 ट्रैक्टर्स आपको प्रोवाइड करना है और 200 लोगों ने अगर एप्लीकेशन किया, तो वो कंप्यूटर द्वारा ही चयनित हो जाते हैं, लॉटरी सिस्टम होती है, और उसी में से किसानों की जो लिस्ट बनती है। और अगर मान लीजिए कि कोई किसान अगर उसमें से कोई लेना नहीं जो सिलेक्टेड, तो उसके साथ साथ में जो भी वेटिंग लिस्ट वाले जो फार्मर है वो अपने आप ही आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और इसमें हमने ये भी प्रावधान रखा है कि बेसिकली कि किसान को जो है, मतलब जो भी सब्सिडी होगी, डीबीटी देंगी, वो सारी उनके अकाउंट में चली जाती है। और उसमें दोनों प्रावधान रखे हैं, मतलब मान लीजिए कि किसान को खाली 40% देना है और बाकी का जो है 60%, अगर 40% जैसे हमारी भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर दिया जाएगा, और बाकी 60% अगर किसान मिला के 100% उसको डीलर को दिया जाता है, या मान लीजिए कि 100% देने के बाद 40% किसान को भी दिया जाता है। इस तरह से हमने सिस्टम बनाई है ताकि किसान के ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना हो।
तो इस तरह से हमने वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से हमने इसको सिस्टम बनाई। साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर कई राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की कि क्योंकि हम लोग अनुदान दे रहे हैं मतलब इनको किसानों को, तो हमने इसको ये रखा है कि थोड़ा सा जो प्राइस कंट्रोल मतलब जो रेट कंट्रोल हो जाए। मतलब मान लीजिए किसान अगर उसको किराए पे लेना चाहता है कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा, तो वो जो राज्य सरकार द्वारा जो रेट्स कई राज्यों ने उसको लागू किए, लेकिन हमने इसको ज़्यादा इंसिस्ट किया नहीं क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है जी। आप मार्केट में तभी आप संभव हो सकते टिक सकते जब आप कंपटीशन होंगी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया इसको कि आपके रेट फिक्स करे गवर्नमेंट फिक्स करे या भारत सरकार फिक्स करे। इसको थोड़ा सा जो मार्केट फोर्सेस है उसी द्वारा इसको हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने सिस्टम बहुत ही बनाई। और दूसरा एक कस्टम हायरिंग सेंटर हमारा जो डॉक्टर साहू साहब ने भी इसको बीच में जिक्र किया था, जैसा कि हमारा एक जो है इसको फार्म मशीनरी बैंक बोलते हैं हम लोग। अगर 10 किसान अगर साथ में आ जाते हैं मिल के आते हैं तो उसमें हम लोग लगभग 80% उनको सब्सिडी प्रदान करते हैं 10 लाख के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उनको खाली 2 लाख रुपए ही देना है, तो और वो अपना काम करेंगे अपना खुद का उसी मतलब जो मशीन है, और उसके साथ में अगर उनको समय बचता है तो वो दूसरे का भी कार्य कर सकते हैं, तो ताकि अपना अर्जित कर सके। तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेगा हमारे कृषि में, और कृषि यांत्रिकरण का बढ़ावा इसी से ही होगा। तो इसलिए भारत सरकार बहुत ही इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही, ज़्यादा जोर दे रही है। और आने वाले समय में देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री जो है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो गए, एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री है, उनको भी हम देख रहे हैं कि इनको भी किस तरह से इनको इसमें लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें किसानों तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीच हो, क्योंकि इनकी डीलर्स नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो किसानों को आसानी से जो है वो एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध होंगी और अपना जो है एग्रीकल्चर में अच्छा वो कार्य कर सकेंगे जी। तो वीएन काले जी, आपने बताया कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी होता है, कुछ किसानों का नंबर आ जाता है और कुछ किसान वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। तो क्या इसमें ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जो किसान वेटिंग लिस्ट में हैं और इसमें जो मशीन को इस्तेमाल करने की जो अवधि है वो विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है, या किसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कितने दिन भी रख सकता है, कितने दिन भी इस्तेमाल कर सकता है? जैसा एप्लीकेशन अगर हो जाता है मानलेवा जी उसको, तो उसके बाद उसको एक गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप इसके चयनित हो गए हैं आप। और इसमें एक प्रोविज़न वो भी रखी है, किसान अपनी मर्जी से वो जो है जो हमारा एम्पैनल्ड लिस्ट होती है एग्रीकल्चर मशीन की, और वो उसी निर्धारित जो है वहाँ से वो खरीद सकता है। उसके बाद अपना वो जो बिल वगैरह सब अपलोडिंग वगैरह करके उसमें कर सकता है। तो उसमें एक प्रावधान रखा है कि मतलब आप 1 महीने के अंदर आपका वो पूरी खरीदी करे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की मशीनरी की और बिल को अपलोड करे। मान लीजिए उस समय सीमा के अंदर नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली जो वेटिंग लिस्ट में जो किसान होता है वो अपने यहाँ पर उसका नंबर लगता है उसको, और ये सारा SMS द्वारा उनको जानकारी दी जाती है। और उसमें ये है प्रावधान, उसमें अगर आप देखेंगे हमारा पोर्टल भी, तो उसमें आप चयन कर सकते हैं। मतलब आपको अगर मान लीजिए कि रोटावेटर खरीदना है, तो जैसे आप रोटावेटर खरीदेंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट आएंगी कि कौन कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन उनका रेट लिस्ट क्या है सारा, तो आप वहाँ से निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे किसके पास जाना है, तो वहीं से आप उसको चयन कर सकते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंटी रखी है कि ताकि इसमें कोई भी किसी तरह से धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और किसानों को हम अच्छी तरह से हम लोग उसको जो भी प्रावधान दिए हैं सरकार द्वारा वो उनको मिल जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पारदर्शिता भी बहुत ज़रूरी है, और हम देख रहे हैं कि सभी योजनाओं में आजकल पारदर्शिता की जो कमी पहले देखने को मिलती थी अब वो देखने को नहीं मिलती है, और यही वजह है कि आज जो विकास है वो ज़मीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पा रहा है। विचार विमर्श में इस कार्यक्रम में लगातार चर्चा जारी है, लेकिन हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि यंत्रों के इस्तेमाल और भंडारण पर। अब मैं डॉक्टर कपिला जी का रुख करूंगा। डॉक्टर कपिला जी, हम जब किसान मिट्टी में कोई बीज लगाता है, उस मिट्टी में बीज लगाने से लेकर फसल के तैयार होने तक, उसकी देख रेख तक, उसमें कीट का छिड़काव करना हो, फसल तैयार हो जाए, उसके बाद कटाई, और कटाई के बाद उसके भंडारण करने तक, हर जगह अगर देखा जाए तो मशीनों का उपयोग आज के समय में हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भंडारण करने के कौन से ऐसे सही तरीके हैं जिससे आपकी फसल का नुकसान ना हो और सही मूल्य मिलने तक वो सही तरीके से भंडारण किया जा सके। जी पुलकित जी, अब शुरू से ही हम बात करें भंडारण के बारे में, तो एक बड़ी ही खेद का विषय है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष करीब 17 से 18 मिलियन टन जो खाद्यान्न है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसका सही रूप से भंडारण नहीं हो पाता। उत्पादन हमने बहुत बढ़ाया, हम करीब 50 मिलियन टन से शुरू हुए और अभी हमारा 350 मिलियन टन से भी ज्यादा है। बैगिंग बाउल से आप सब जानते हैं अभी हम फूड ग्रेन एक्सपोर्टर हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सभी किसान मित्रों की, वैज्ञानिकों की, सभी की मेहनत है। लेकिन फसल कट के अगर आपका भंडारण सही नहीं है और किसी भी प्रकार का वेस्टेज या बर्बादी होती है, तो हमारे जैसे विशाल देश में जहां अभी भी हम खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम खाना जहां उपलब्ध करा रहे हैं, वहां इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो एक सस्य विज्ञान की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो कटाई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके दाने में कितनी नमी हो तब आप कटाई करें ताकि आपका भंडारण अच्छा हो। फसल को काटने के बाद में आपको फिर उसको सन ड्राई करना होता है, आपको खेतों में सुखाना होता है ताकि नमी की ज़्यादा उसमें ना रहे। और भंडारण की जहाँ तक आपने बात की, तो एक तो जैसे किसान मित्र अपने घरों के लिए एक स्मॉल स्केल पे या छोटे स्तर पे भंडारण करते हैं, उसके अलावा कमर्शियल जो आपके वेयर हाउसेज हैं उसके अंदर भी भंडारण होता है। FCI के माध्यम से, जैसे सभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो PDS सिस्टम है उसके थ्रू ये सभी जगह पे सरकारी जो आपकी दुकानें हैं, सरकारी संस्थाओं तक पहुँचता है, जिसके बाद से ये तो कहीं ना कहीं हमको इस पूरे ही चेन के अंदर शुरुआत से ही कटाई के उपरांत सही भंडारण तक की आवश्यकता है आपको। अगर आप कमर्शियल लेवल पे आप कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स जब से बना है, उसके बाद से इसकी नीति निर्धारण हुआ है कि किस प्रकार से आप भंडारण करें। उसके लिए आपको मिनिमम कितना स्टोरेज चाहिए, उसके लिए जैसे आप इसके जो आपके जो तरीके हैं उसमें हम आजकल तो बड़े प्लांट्स भी लगने लगे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से भी हम बड़े हमारे यहाँ पर वेयर हाउसेज हैं। उसके अलावा जैसे नॉर्मल जो बोरियों में, आपकी जूट की बोरियों में, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपको देखना होगा कि सही आपको पहले नमी तक आपको लाना होगा। 10 से 12% तक से ज़्यादा नमी नहीं होती जब तो वो भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब इसमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भी बताया। इसमें कुछ इंसेक्ट्स का नुकसान होता है जिसके अंदर वीवल है, बीटल है, उसके अलावा छेदक कीट हैं, और दूसरी जो श्रेणी है उसमें रोडेंट्स आते हैं जैसे चूहे, फिर उसके अलावा इसमें बर्ड्स हैं और कहीं कहीं पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, फंगल, इन सब का इन्फेक्शन भी होता है। तो इनके लिए हमारे यहाँ पे कुछ केमिकल्स भी हैं। सबसे पहले तो आपके जो भंडारण का स्थान है उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, वातन अच्छा होना चाहिए, उसके आसपास में कहीं कोई डैम्प या सीलन की जगह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं। आपका स्ट्रक्चर कहाँ बने, कितना अमाउंट आपको 5000 मेट्रिक टन तक के भी स्टोरेज के इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और पूरा मैकेनाइज्ड भी है जहां आपको इंडिविजुअल बोरी में स्टोरेज नहीं करनी पड़ती। बड़े स्टील के टैंक्स हैं, अच्छी कैपेसिटी के हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपका जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो कितना है और किस उद्देश्य से आप इसको स्टोर कर रहे हैं। तो अगर अपन आम आदमियों के लिए बात करें तो जैसे बोरियों के आपने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भी कुछ स्पेसिफिकेशन बताएं कि आप पिछले साल का उपयोग ना करें, उनको धो के आप धूप में सुखा के एकदम उसको, उसके अलावा आप इनको केमिकल से ड्रेंच भी कर सकते हैं, जिसके बाद इसके अंदर स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट है, जैसे कि आपने पल्स बीटल का नाम सुना होगा। इस तरह के कीट इसके अंदर नहीं लगते, उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। मैकेनाइजेशन के अंदर जब हम स्टील के अंदर करते हैं तो उसमें बिल्कुल जो आपका टैंक्स हैं वो एयर टाइट होने चाहिए, और जहां आप स्टोर करते हैं वहां पर वेंटिलेशन सही होना चाहिए। नमी 60% से ज़्यादा ना हो, और तापमान भी 40% से 20 से 40% तक ऐसा होता है जहां सबसे अधिक कीड़ों का विकास होता है, तो उसके अलावा आप अवॉइड करें। और एस्बेस्टॉस की शीट होती है उसमें, तो कहीं से पानी, जो बारिश का पानी है वो रिस्कर ना आए। कुछ केमिकल्स की भी हम बात कर सकते हैं जिसके अंदर आप बोरों को डुबो के आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ्यूमिगेंट्स भी हैं जिसके अंदर हम मतलब धुआं कर देते हैं पूरा भंडारण स्थान पे, और जैसे उसमें क्रैक्स ना हो,
और कहीं ना कहीं रोडेंट्स का प्रकोप इसमें ना हो, आप ट्रैपिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो जितने भी माध्यम है, और मैकेनाइजेशन इसमें भी है, भंडारण के अंदर भी कहाँ आपका स्टोर होता है, सारा आपका ग्रेन एक तरफ आता है। और नेचुरली इंडिविजुअल बोरियों के कंपैरिजन में अगर अपन मैकेनाइजेशन करते हैं तो जैसे कि साहू सर और काले सर ने भी बताया कि ये एग्रीकल्चर के अंदर प्राइड और डिग्निटी भी लेकर आता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर कपिला जी ने आपके लिए उपलब्ध कराई है। डॉक्टर प्रमोद जी का मैं रुख करूँगा। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन सभी यंत्रों का उपयोग तो हम किसान भाई हमारे कर ही रहे हैं, लेकिन इन पर क्या मौसम का भी प्रभाव पड़ता है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इन यंत्रों के इस्तेमाल करने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, और इस्तेमाल करने के बाद उनका रखरखाव कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक उन यंत्रों का प्रयोग करना है किसान भाइयों को, तो ज़्यादा खर्चा उन पर ना पड़े, मेंटेनेंस उसका किस तरह से किया जाए, और इस्तेमाल से पहले क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद किस तरह से उसको रखरखाव करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यंत्र ऐसे तो महंगी होती है जी, और ये एक सीजन के लिए नहीं है जी, ये कई सीजन कई साल यंत्र का इस्तेमाल होता है। हम यूजुअली यही कहते हैं 10 साल के लिए कोई भी यंत्र हो 10 साल से कम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी, उसके बाद उसको हो सकता है स्क्रैप में बेच दिया जाए या उसके ऊपर कुछ खर्चा करके उसको अच्छी तरीके से और बनाया जाए। जी, पर हाँ, इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छी तरीके से देख लिया जाए, क्योंकि कहीं जो लूज पार्ट्स वगैरह होता है उसको अच्छी तरीके से टाइट वगैरह कर दिया जाए, क्योंकि बेल्ट, कई जो थ्रेशर्स वगैरह होता है उसमें बेल्ट वगैरह चलता है, जी, तो बेल्ट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो लूज हो जाता है। जी, कहीं भी अगर ये बेल्ट वगैरह लूज होता है उसमें एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस बिल्कुल। रहता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस थ्रेशर के अगर आप देखेंगे एक्सीडेंट का संख्या सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें सावधानी बरतने की ये आवश्यकता है। जब भी थ्रेशर वगैरह चलाया जाए उसमें एक तो लूज कपड़े ना पहना जाए, और लूज कपड़े को अच्छी तरीके से मतलब ये कर दिया जाए, और साथ में ओवरकोट जैसा आपकी जो उस टाइम क्या होता है, बहुत धूल ये होता है, धूल जी। और दूसरे जो चीज़ है वो नाक के अंदर जो जाता है वो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए मास्क पहना जाए, आँख में चश्मा वगैरह पहना जाए, और धूल से बचने के लिए एप्रन वगैरह ले लिया जाए, और साथ में जितने मूविंग पार्ट्स है उसमें ज़रूर ग्रीजिंग करा दिया जाए। आपके इस्तेमाल से पहले ग्रीजिंग करा दिया जाए, और एक बार ड्राई रन करके चला के देखा जाए ठीक से चल रहा है या नहीं, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिएगा। और कहीं भी सावधानी बरतने की, इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि कभी कभार छोटे बच्चे बिल्कुल। ये खेलने के मूड में आ करके इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों से हम कई बार विज्ञापन में देखते हैं उसको बच्चों से दूर रखा जाए, और हम तो यही कहते हैं कृषि यंत्र जितने हैं उनको बच्चों से दूर रखा जाए। कोई बच्चों के वहाँ पर कोई काम नहीं है तो उससे दूर रखा जाए, और इस्तेमाल करने के बाद फिर वही प्रक्रिया शुरुआत किया जाए। क्योंकि अगर आपकी थ्रेशर के अंदर कहीं दाने रह जाएंगे और अनाज रह जाएंगे, उसको खाने के लिए आपकी जैसे बताया जाए चूहा वगैरह वो अंदर घुसेंगे तो कुछ ना कुछ काटते रहेंगे। जी। और कई सारे जो विद्युत से चलता है, अगर उनका तार वगैरह काट लिए फिर और मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले उसको पूरे के पूरे खाली करके, और शेड की ज़रूरतें हैं, कोई भी आपकी मशीन वगैरह रखने के लिए शेड की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश के पानी में यंत्र खराब होते हैं। अगर उसमें बिजली का मोटर वगैरह लगी हुई है उसमें तो बिल्कुल बारिश के पानी नहीं जाना चाहिए। जी, उसके बावजूद भी कई जगह पर क्या होता है, बारिश के पानी से अगर जमा होकर रहता है वहाँ गलना शुरू होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। शेड के अंदर रखें, अच्छी तरीके से साफ करके रखें और ग्रीजिंग वगैरह करके रखें। फिर नेक्स्ट सीजन में, अगले सीजन में जब उसको इस्तेमाल किया जाए फिर वही प्रक्रिया दोहरा जाए और उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे आपकी जितने पैसे आपने खर्चा किए हैं उसका भरपूर सदुपयोग हो सके। बिल्कुल, जो हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, बिल्कुल। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे ज़्यादा हो। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, और किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं तो उनकी फसल का सही दाम भी उनको मिले, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसका अच्छा रिटर्न भी उनको मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर वीन काले जी, मैं आपका रुख करूँगा। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि बच्चों का, हम देखते हैं कि कई घरों में कई किसान ऐसे होते हैं जो खेत में ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो उसमें बच्चे बैठे होते हैं। और थ्रेशर की अगर हम बात करें, थ्रेशर पर जब उपयोग किया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि कई किसान होते हैं वो हाथ से अंदर गेहूं की फसल डाली जाती है और उससे भूसा बहुत दूर तक फैलता है।
तो कई बार चश्मे का प्रयोग करना भी इसमें लाभ देता है किसानों को। लेकिन जो किसान गेहूं को अंदर डाल रहा है थ्रेशर में, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको? और न केवल बच्चे इस दुर्घटना का शिकार होते हैं, कई बार हम बड़े किसान भी देखते हैं। तो क्या सरकार द्वारा या विभाग द्वारा कोई समय उम्र सीमा निर्धारित की गई है कि इसी तरह के लोग इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन इस तरह से चलाया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक्चुअली क्या है कि जैसे डॉक्टर साहू साहब ने जो बताया है सावधानी बताना, ये तो है ही, लेकिन आप अगर थ्रेशर के बारे में आप जो जिक्र किया है, तो हमारे अगर जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो सब थ्रेशर से ज़्यादा होते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं वो सब फैटल एक्सीडेंट होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे जो अंग है, जो शरीर के अंग है, उसमें किसान भाइयों के वो चले जाते हैं, कई जगह उसमें जो है गर्दन चली जाती है और पूरे डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए हमने जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशन बनाए हैं जो शूट होता है, जिससे हम लोग जो हमारी फसल जो है हम अपने थ्रेशर में डालते हैं, उसके लिए हमने निर्धारित किया है कि ताकि जो है वो किसानों तक पहुँचे ना, वो थ्रेशर के जो हमारा जो मूविंग पार्ट है, जो हमारा सिलेंडर है, उसमें वहाँ तक न पहुँचे, इस तरह से उनकी लेंथ हमने डिसाइड किया है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार किसान क्या होता है कि ज़्यादा फसल उसमें डालने के लिए जो है इनपुट डालने के लिए, मतलब लोड करने के लिए क्या होता है कि वो शूट को निकाल देते हैं। और कई बार देखा है कि किसान जो है उसको हाथ से भी ढकल देते हैं, उसके साथ साथ में जो लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है उसको बचे। और इसके साथ साथ में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, मतलब जो तो उसको भी ढीले ढाले कपड़े ना हो जाए, मतलब टाइट कपड़े हो। और महिलाएं जब काम करते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि अपने साड़ियाँ हो या वो जो भी हो टाइट हो, ताकि जो है काम करते वक्त किसी तरह से जो मूविंग पार्ट में वो अटके ना। तो इस तरह की सारी प्रावधान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमने किया जब टेस्टिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी हम एग्रीकल्चर मशीन जो है किसानों को देते हैं तो इसको टेस्टिंग करना बहुत अनिवार्य है। लेकिन ये तो हमने भारत सरकार ने और इसको सारे प्रावधान रखे, लेकिन किसान जब इस्तेमाल करता है तो उसको देखता है कि अपना फ़ायदा ज़्यादा देखता है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे वर्कर्स लोग होते हैं वो जो है रात भर उनका काम किया जाता है या कम प्रकाश में उनको काम किया जाता है। तो ये सब देखना चाहिए कि किस तरह से सेफ्टी वहाँ पे दिखे। दूसरी तरह की हमारे जो थ्रेशर्स होते हैं वो सब जो है पीटीओ ड्रिवन होते हैं। तो पीटीओ शाफ्ट देखिए कि किस तरह से लेवल पीटीओ हो, साथ साथ में उसके शेयर बोल्ट होता है इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि किसान जो शेयर बोल्ट भी निकाल देते हैं पीटीओ का। तो अब शेयर बोल्ट का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कि कहीं ओवरलोडिंग होता है अपने थ्रेशर, तो उस वक्त क्या होता है कि वो शेयर बोल्ट टूट जाता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसका डिसकनेक्शन हो जाता है। ट्रैक्टर का पावर और थ्रेशर के बीच में जो कनेक्शन वो टूट जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की काफ़ी प्रावधान है। और आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है थ्रेशर्स के अंदर कि आपको अभी शूट के अंदर या आपको फसल डालने की ज़रूरत ही नहीं। आप नीचे से ही एक कन्वेयर बेल्ट होता है, आप नीचे से डालिए और अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो मतलब हमारे जो थ्रेशर के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से काफ़ी मतलब समय की बचत है। दूसरा साथ साथ में अभी फसल को भी आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, हमारा ट्रैक्टर भी चलता रहेगा, थ्रेशर भी चलता रहेगा साथ साथ में, और साथ साथ में आप उसको फसल को डालते जाइए और अपने आप कन्वेयर बेल्ट से वो ले दा। इस तरह से इतनी टेक्नोलॉजी, आजकल सेंसर भी आ गए। और एक हमने प्रावधान रखा है कि जैसे कि जैसे आपने महत्वपूर्ण विषय, अगर मान लीजिए हाथ वहाँ पे चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो हमारे एक डिस्कनेक्ट, वहाँ पे एक हमने एक लीवर दिया है मैकेनिज्म, ताकि वो तुरंत आप उसको शूट के पास ही तो आप तुरंत उसको दबा देंगे तो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर गलती से गया भी है हाथ तो वहाँ पे बच सकता है। तो ये सारी प्रावधान मतलब हमने टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन किसान किस तरह से इसको इस्तेमाल करे इसके ऊपर निर्भर है। लेकिन भारत सरकार ने इसी दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे पहले पंचवार्षिक योजना में ही हमने इसको प्रावधान रखा था कि हमने भारत ने पूरे 4 संस्थानें हमने भारत सरकार ने बनाई जहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है और परीक्षण भी होता है। तो एक संस्थान हमारी हिसार हरियाणा में है, एक संस्थान जो है हमारी बुधनी में है, एक संस्थान जो है हमारी जो है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, एक संस्थान हमारी आसाम के लिए। तो ये विभिन्न प्रांत के लिए हमने ये संस्थान बनाई। यहाँ पे किसानों को मुफ्त में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको किसानों को किसी तरह से व्यय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं। उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है, वहाँ ठहरने की भी व्यवस्था की जाती है, उनका भोजन वगैरह आवास का सारी अरेंजमेंट वहाँ पे होती है और उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो ये डिफरेंट कोर्सेस है वहाँ पे। मैं यहाँ से अनुरोध करूँगा किसान भाइयों को कि वो इस प्रशिक्षण का लाभ उठाए
और वहाँ पे जाइए, आपको विभिन्न जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इंडिया में आई है वो सारी आपको देखने को मिलेंगी, और आप वहाँ से वो देख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग चयनित कर सकते हैं कि अपने लिए कौन सी मशीन का उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे गहन प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जाता है। जो कोर्सेज हमारी 1 वीक से लेके लगभग 3 महीने तक की कोर्सेज होती है, तो बहुत गहन वहाँ पे होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी होता है। तो ये सारी प्रावधान जो हमने भारत सरकार ने किए हैं ताकि किसान को जो है एक अवेयरनेस बढ़े। हम डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, हम ICRs को भी हम लोग उनको सहायता अनुदान देते हैं, ताकि जो है हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारी जो ICR जो संस्थान है उन्होंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलप की वो किसानों तक पहुँचे। इसलिए भारत सरकार द्वारा हम लोग जो है उनको अनुदान देके वो सारी जो लोगों तक वो फील्ड ट्रायल्स वहाँ पे किए जाते हैं ताकि किसान तक वो पहुँचे और उनको वो समझे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आज तक आई है। तो इस तरह से भारत सरकार द्वारा काफ़ी पहल हो रही है इस तरह। बिल्कुल। तो जो जितने भी कृषि यंत्र हमारे पास हमारे किसान भाइयों के पास इस्तेमाल में आते हैं, उन सभी किसान भाइयों से निवेदन भी है, और कितने विस्तार तरीके से जो डॉक्टर वीरेन काले जी ने आपको बताया कि किसी भी कृषि यंत्र को इस्तेमाल करने से पहले उसका ड्राई रन करना बेहद आवश्यक होता है कि उसके सभी पुर्जे सही चल रहे हैं और आपको सही वो मशीन काम करके देगी, और सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। डॉक्टर कपिला जी का मैं रुख करूँगा। डॉक्टर कपिला जी, आपने अभी बताया हमें कि अगर कमर्शियल यूज़ के लिए कोई भंडारण करना चाहता है तो उसके जो उपाय आपने बताए वो तो थे ही, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई छोटा किसान अगर है वो भंडारण करना चाहता है अपने परिवार के पोषण के लिए या साल भर के लिए, तो ऐसा भंडारण केंद्र बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या इसमें भी कोई विभाग, कृषि मंत्रालय या कृषि विभाग द्वारा कोई सहायता प्रदान की जाती है? जी देखिए, अगर छोटे स्तर पे करना है तो आजकल हम FPOs की बात करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें ये निर्भर करता है कि आप कितने किसान मित्र एक साथ मिलकर, आपका संगठन कितना बड़ा है और आपका उत्पाद कितना बड़ा है। दूसरा, आपका उत्पाद के भंडारण का उद्देश्य क्या है, आप अपने यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं, उसकी आप प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद आप उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, और आपको कितने समय तक उस फसल को उसके अंदर भंडारण करके रखना है। अगर कमर्शियल लेवल की बात करें तो हमको जैसे करीब 5000 मीट्रिक टन के लिए 1 एकड़ क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और इसमें नाबार्ड से भी हमको उसमें फाइनेंस होता है। करीब 75% तक हमको इसके अंदर फाइनेंस हो जाता है, और सब्सिडी या अनुदान भी है इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 25%, उसके अलावा SC ST और महिलाओं के लिए इसमें करीब 33% तक हमको अनुदान जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि क्योंकि अब जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं उतना ही हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो मान लीजिए अगर जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे यहाँ पर मोट की जो दाल होती है वो बहुत ही प्रचलित है, उससे जो भुजिया और बड़ी बनती है वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हमारे यहाँ पर भी मेरे अपने गाँव में कुछ छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो उसकी फसल को कुछ समय तक के लिए उसमें भंडारित करते हैं। उसके अलावा जब सही समय आता है उसी समय ही बड़ी बनाई जाती है या उससे भुजिया बनाने का जो प्रक्रिया है, तो उनको 3 to 4 मंथ्स का जो है उनको स्टोरेज चाहिए। और पल्स जो एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पल्स बीटल या उसको बचा के रखना बहुत ही मुश्किल है, तो उनके लिए हमको छोटे वेयर हाउसेज हम जो उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिन बोरियों में वो रखते हैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर नहीं है। तो एक तो नई बोरियां लें, अगर पुरानी बोरियां लेते हैं तो उनको पानी से उबाल के और धूप में अच्छे से सुखा कर रखें। उसके अलावा हमने जैसे बताया ड्रेंचिंग के लिए, तो इसमें कुछ रसायन है जैसे डेल्टा मेथ्रीन है, उसकी करीब आपको 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल कर आप घोल बना कर रखें। उसमें आप अपनी बोरियों को ड्रेंच करके रखें आधे पौन घंटे के उसमें, और उसके बाद उनको सुखाएं तो उसमें पल्स बीटल का प्रकोप नहीं होता है। उसके अलावा जहां आपका भंडारण का स्थान है कम से कम 3 से 4 फीट उसको ज़मीन से ऊपर उठा कर रखें। जब आपका प्रोड्यूस तैयार हो, बोरियों में भर जाए, उससे पहले एक बार आप अपने भंडारण गृह को पूरी तरह से साफ रखें, साफ कर दें। जो आपके क्रैक्स हैं या कहीं जहाँ पर कोई रोडेंट आने का, कोई पक्षी आने का, इस तरह का कोई चांस हो, उसको आप कवर कर दें। फ्रेश आप इसके अंदर पुताई करें। और जो गोबर की आजकल अपन बात करते हैं वो तो सबसे बड़ा आजकल जो डिसइंफेक्टेंट है, उसके अंदर हम उसका लेप करते हैं। कीटनाशक भी उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और इन केमिकल्स के अलावा कुछ ऑर्गेनिक्स भी हैं, जैसे नीम की पत्ती का बहुत ही सदियों से हम उपयोग करते आए हैं, हल्दी की गांठ है, उसके अलावा नीम सीड कर्नल ऑयल जो है उसका भी अगर हम स्प्रे कर देते हैं अपने उसके अंदर बाउंड्रीज में चारों तरफ, तो बहुत ही फायदा होता है। दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफॉस जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कहीं
कहीं कभी कभी आपको फ्यूमिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड भी एक बहुत अच्छा फ्यूमिगेंट है। तो इनमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो छोटे स्तर पर आप इतने ही अगर आप सावधानियां बरतें तो आपको 3 से 4 महीने की स्टोरेज आराम से मिल सकती है। अगर आपको लंबी स्टोरेज करनी है तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा बड़े स्केल पे करना होगा, जिसमें आपके भंडारण स्थान भी आपको ज़्यादा चाहिए। और मैकेनाइजेशन की भी बात हो रही है तो शुरू से ही आपका एक साथ ही एक बड़ी ट्रॉली या वैगन में वो आता है और बड़े बड़े स्टील प्लांट्स में वो स्टोर होके बिल्कुल एयर टाइट और सील हो जाता है। और उसके अलावा भंडारण की जो आपका जो प्लेस है उसके अंदर भी फिर कभी कभी फ्यूमिगेशन की ज़रूरत होती है। उसमें फिर कई स्पेसिफिकेशंस हैं कि नीचे से आप निकाल कर देख सकते हैं, टाइम टू टाइम आप इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो जितने भी भंडारण की प्रक्रिया है आप कौन सी चुने, किस, ये निर्भर करता है। एक तो आपका उद्देश्य क्या है, आपकी फसल क्या है। अगर ऑयल सीड्स की बात करें हम तो जैसे सनफ्लावर का जो तेल है वो तेल निकालने के बाद 1 महीने के अंदर ही वो ख़राब हो जाता है। तो उस तरह के भंडारण में आपको, और उसके जो सीड है उसको हम 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर अपन उसकी बात करें मान लीजिए राई सरसों की तो 1-2 साल तक भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता और इसमें कीट और वो जो स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट है वो भी कम है। अनाजों में और पल्सेस में मेन प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी मेजर्स बताए गए हैं, चाहे आप स्मॉल स्केल वेयर हाउसिंग कर रहे हैं या लार्ज स्केल, तो आपको उस प्रकार से निर्धारित करके आपको उन्हीं मेजर्स को अपनाना होगा। बिल्कुल, भंडारण इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी फसल कौन सी है और कितने समय के लिए आप भंडारण करना चाहते हैं। तो इन बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तभी आप अच्छी तरीके से भंडारण कर पाएंगे। और भंडारण का तभी फायदा है जब इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पुरानी कहावत है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। कृषि स्टार्टअप की टीम इस बार आपको लेकर चल रही है दिल्ली के नवादा में। अब फास्ट फूड भी होगा हेल्दी, क्योंकि हम लाए हैं मैदा फ्री, ग्लूटेन फ्री फास्ट फूड। राइस और मिलेट्स की मिक्सचर से बने हुए हैं। खा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाकई ये इतने यमी नूडल्स बने हैं। मैं प्रभाकर, मैं शेफ सतीश लेकर आ रहे हैं अपनी स्टार्टअप जर्नी। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियां आप तक उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर प्रमोद साहू जी, मैं आपका रुख करूंगा। हमने यंत्रों के प्रयोग के बारे में बात की, तमाम तरीके की सावधानियां आपने बताई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन सावधानियों के साथ साथ एक ऐसा प्रावधान भी बनाना चाहिए कि जो यंत्र आ रहे हैं कंपनी द्वारा या जो उसके निर्माता हैं उसके साथ एक फर्स्ट एड किट उनको उपलब्ध कराई जाए और साथ ही साथ एक यूज़र मैनुअल उनको उपलब्ध कराया जाए और ये नियमित किया जाए कि जो भी किसान इसको लेगा उस यूज़र मैनुअल को पहले पढ़ेगा, तभी उसको वो यंत्र प्रोवाइड कराया जाएगा या उसको बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और इस्तेमाल करने से पहले भी उनको हिदायत दी जाए कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। बहुत सारे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो ये करते हैं, फास्ट एड किट भी देते हैं और साथ में जो यूज़र मैनुअल है वो भी देते हैं और ट्रेनिंग भी दिलाते हैं जी। ट्रेनिंग ले करके जैसे किसान उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें उसके ऊपर भी वो ध्यान देते हैं। पर रही कई सारे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो ये सब चीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जैसे सर्विस नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आपके अगर आगे के लिए सर्विस नेटवर्क अगर नहीं रहेगा तो उसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती है। पर बड़े मैन्युफैक्चरर तो कर लेंगे, छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। डॉक्टर वीरेंद्र काले जी, मैं आपका रुख करूंगा। यंत्रों का उपयोग करके हम फसल की कटाई कर लेते हैं और भंडारण भी कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे अब ग्रीष्मकाल शुरू हो गया है, गेहूं की कटाई के बाद उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं तो कई किसान उसमें आग लगा देते हैं, जिससे हम देखते हैं प्रदूषण का स्तर भी कई बार महानगरों में बहुत बढ़ता है और काफ़ी चर्चा का विषय बनता है। तो ऐसे में फसलों के अवशेष का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई, ताकि उनको भी समस्या ना हो और बाकी लोगों को भी समस्या ना हो? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया रीजन है, हमारा जो है एनसीडी रीजन है, तो उसमें आप देखा होगा कि बहुत पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि कई बार किसान जो है उसमें आग लगा दिया जाता है और इसके कारण हमारे दिल्ली और आसपास के एरिया में बहुत
पोल्यूशन होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत ही क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट नाम की जो है एक बहुत अच्छी स्कीम जो है उसको लॉन्च किया 2018-19 में। इसमें काफ़ी प्रावधान रखे हैं उसमें, ताकि जो है फसल को जो है काटने के बाद अपने ज़मीन में मिला सकते हैं। और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि एक सिटू मैनेजमेंट, मतलब अगर आप फसल काटने के बाद जो भी अवशेष बचते हैं उसको आप बंडल बांध के जो है उसको कॉम्प्रेस करके जो है उसको आप इंडस्ट्री को भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते। तो इससे जो है मैं किसान भाई को यहाँ से बहुत ही आग्रहपूर्वक जो है उसको सब मतलब निवेदन करना चाहूँगा कि जो इसको जलाने की अपेक्षा अगर आप अपनी ज़मीन में इसमें मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी कार्बन कंटेंट जो है फसल का बहुत बढ़ रहा है। तो हमने जिसको स्टडी में पाया गया है कि हमारे पंजाब हरियाणा की जितनी भी ज़मीनें हैं जहाँ पे किसानों ने इसको इस्तेमाल किया है उसमें जो कार्बन कंटेंट बहुत बढ़ा है। और मैं इसमें यही कहूँगा कि भारत सरकार ने काफ़ी इसमें प्रभाव किया। लगभग 40,000 जो है कस्टम हायरिंग सेंटर हमने इस पर्टिकुलरली क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में हमने 3 राज्यों में बनाए हैं। तो मैं किसानों से आग्रह करूँगा कि आप जो है ये सभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी, हैप्पी सीडर हो गई, मान लीजिए कि सुपर सीडर्स हो गई, इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो हमारी कंबाइन हार्वेस्टर्स है उसके पीछे हम लोग SMS मतलब लगाने के लिए भी हमने प्रावधान रखा है, ताकि जो भी फसल जो कट के जो थ्रेश होके उसके पीछे निकलेगा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होके फिर नीचे उसको ज़मीन में आप उसको प्रसारित कर सकते हैं भेज, ताकि जो है ज़मीन में इस अच्छी तरह से उसको घुल जाए। तो इस तरह से सारी टेक्नोलॉजीज़ है, तो मैं किसान भाई से इसका अनुरोध करूंगा। तो और दूसरी एक हमारी एक ये है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम की भी एक बहुत अच्छी स्कीम जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें हम सब्सिडी इंटरवेंशन देते हैं। लगभग 3% जो है हम अगर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बैंक के द्वारा जो निर्धारित जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हम 3% जो है भारत सरकार द्वारा जाता है। तो इसलिए अगर बड़ा प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, चाहे हमारे डॉक्टर कपिला मैडम ने जो हमारे बताया है, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको भंडारण करना है, मान लीजिए कि प्रोसेसिंग करना है, तो उसमें आप AIF का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आप इस्तेमाल करिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को करिए। साथ साथ में अगर एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए भी आप उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए भी आप उसको हमारे सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसमें भी आप उसको प्रावधान है। तो आप सभी इसका प्रावधान लेके आप हम चाहते हैं कि किसान और आगे बढ़े। बिल्कुल, सभी की कोशिश यहाँ पर है और सरकार की भी कोशिश है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, न केवल उनको योजनाओं का लाभ मिले बल्कि इन योजनाओं से इतना प्रभाव भी पड़े ताकि उनकी इनकम भी बढ़े और किसान खुशहाल भी हो। हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर कपिला जी का मैं कहूँगा। डॉक्टर कपिला जी, जैसे हम देख रहे हैं कि तापमान अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ऐसे में जो भंडारण केंद्र बने हुए हैं या जो बनाना चाह रहे हैं उन किसानों के लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? जी, जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि आप स्थान का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ वेयर हाउस अपना बना रहे हैं। तो एक तो वहाँ पे वेंटिलेटेड होना चाहिए, दूसरा गर्मी की जहाँ पर बात करें तो जहाँ पे नेचुरल हम ओपन स्पेसेस में बनाते हैं, जहाँ थोड़ा सा आसपास में थोड़ा वेजिटेशन हो, प्लांटेशन हो, उससे। और वातन जो भंडारण का स्ट्रक्चर जो भी होता है, ऊपर हम ज़रूर विंडोज़ या वेंटिलेटर्स रखते हैं जिससे जो गर्म हवा इसमें इकट्ठी ना हो और वेंटिलेशन जो है वो होता रहे और वातन जो है वो लगातार उसमें होता रहे। और तापमान जो है हमको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 30 डिग्री से या उससे ज़्यादा जब तापमान होता है तो भंडारण के लिए थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो सकती है कई बार। तो इस प्रकार का वातन वाली जगह पर रखें और बाकी जो सावधानियां बताई। और एक जो, क्योंकि काले सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत जो पराली की बात कर रहे थे, और ये पराली जलाने की मुख्य समस्या जो है धान कटने के बाद में गेहूं की बुआई से हम पहले करते हैं। तो पूसा संस्थान के द्वारा एक तकनीक है जिसमें हम पूसा डिकम्पोजर जिसे हम कहते हैं, तो एक 4 कैप्सूल है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और बहुत ही नॉमिनल 20-25 रुपए में ये आता है। और इसके कारण जब कंबाइन से हार्वेस्टिंग करने के बाद में जब आपका छितरा हुआ जो रेजिड्यू है और एक तरफ से इकट्ठा नहीं होता, उसमें अगर हम स्प्रे कर देते हैं पूसा डिकम्पोजर का सॉल्यूशन बनाने के बाद में, तो जो करीब 2 से 3 हफ्ते में ही जो है उसकी धान की पराली है वो एकदम विघटित हो जाती है और डिकम्पोज हो जाती है और उसको जलाने की आवश्यकता नहीं। और उसी जो विघटित के अंदर हम अगर हम गेहूं की बुआई करते हैं तो आने वाली जो फसल है वो भी बहुत ही अच्छी होती है और उपज में भी बढ़ोतरी होती है। तो जलाने की जगह ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे नेचुरल रिसोर्स है, इसको जलाएं ना और इसको अपने खेत में ही प्रयोग करें। इस मंच के माध्यम से ये भी मैं किसान मित्रों को अपील करना चाहूँगी। बिल्कुल, तो फसल का अवशेष का प्रबंधन करना भी बेहद आवश्यक है और कृषि यंत्रों का उपयोग करने से पहले
आप उन सभी सावधानियों को बरत लें और ड्राई रन कर लें, तभी आप कृषि यंत्रों का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और कृषि यंत्र से सही आपको फ़ायदा भी मिल पाएगा। साथ ही साथ अगर आप भंडारण कर रहे हैं और भंडारण करने का जो उद्देश्य है उसमें भी तभी आपको फ़ायदा है जब आप भंडारण करने की सभी बताई गई सावधानियों को इस्तेमाल करते हैं और रखरखाव को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तभी आपको भंडारण का भी फ़ायदा मिल पाएगा। और हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, तमाम जानकारियां आप तक जो उन्होंने उपलब्ध कराई हैं, उम्मीद है कि उन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। उन जानकारियों का सही और उचित इस्तेमाल कर आप भंडारण भी कर पाएंगे और कृषि यंत्रों का लाभ भी ले पाएंगे। आज का हमारे कार्यक्रम से उम्मीद करते हैं कि आपको सही जानकारी उपलब्ध होगी और इससे आपको फायदा भी होगा। आज के विचार विमर्श के इस अंक में फिलहाल इतना ही, फिर से होंगे हाजिर। और इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम विचार विमर्श करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी इसके लिए नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। तो आपके सुझावों को और आपके सलाहों का हमें इंतजार रहेगा। और मैं आखिरी में सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और आप लोगों ने जो कीमती समय, कीमती सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रमोद जी आपका बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र काले जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कपिला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपके विचार और आपके सुझाव हमें आपके सभी मेल्स का इंतजार रहेगा। फिर से होंगे हाजिर विचार विमर्श में एक नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। I was going to become a first-time voter when I was 21 years old. When I saw my name on the voters list, I was really excited. And many days before the election day, I made sure that I got the slip, and early morning I was at the booth to cast my vote in the paper ballots at that point in time. My first voting still I remember. But many years later, after so many elections and voting, I still make sure that I don't miss an opportunity to go and cast my vote, because that is a right and that's a privilege that is given to every Indian citizen to select his representative to decide the future of the nation. On the voting day, don't forget to be there. Even if you have some difficulties of reaching the voting station because of your family commitments, your personal commitments, still you are making a wrong choice when you decide that I am not going to vote, because it is a privilege and one of the highest power that is in your hands that is available to cast your vote. Make sure you do that. Your vote is an investment in our scientific and technological capabilities. When you vote for progress and a better tomorrow. Your vote decides the direction that India takes as a nation. 5 minutes every 5 years for our nation. Isn't it doable? Yes, it is. Let's vote with pride. My vote, my voice. नमस्कार, किसान प्रेस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठ। और आज किसान प्रेस मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत। खास विषय के साथ हम शुरुआत करेंगे। बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर किस तरह की जानकारी हमारे किसान रखते हैं, अब हमारी सब्र का बांध भी टूट चुका है। बलदेव, कोई ना कोई एक्शन ना हो। हम आज जाएंगे और मांगे भाई को ले आएंगे। बंदूक फेंक, बंदूक। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण
सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।